बाजार बोलता है इसमें एफआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स, और उसके बाद हम बात करेंगे टॉप गेनर्स और लूजर्स पर। तो एफआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करें तो एफआईज देखिए इस समय मार्केट में अभी जो आज तेजी देखने के लिए मिली है उसमें थोड़ा हाथ एफआईज का हो सकता है कि 785 करोड़ रुपए की वो कल बाइंग करके ले गए, जबकि मार्केट में कल थोड़ी सी परेशानी थी। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज हो सकती है कि एफआईज आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि सेलिंग का क्वांटम उनका ज्यादा होता है, बाइंग का क्वांटम उनका कम होता है। डीआईज ने तो लेकिन 3912 करोड़ रुपए की बाइंग की है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं एशियन मार्केट्स और अमेरिका मार्केट कल कैसे क्लोज हुआ। तो अमेरिकन मार्केट्स के लिए ट्रिगर था, उस पर बात करेंगे। अभी देखें तो क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर की रही। डाउ जोन्स में 664 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली। सारे एशियाई बाजार बढ़िया चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट की क्यूज पर चल रहा है मार्केट आज। हैंसेंग आधा परसेंट, निकाई 2%, कोस्पी 2%, तो सभी में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। चाइना थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज मूवमेंट अच्छा दिखा रहे हैं। तो अच्छे मूवमेंट दिखाने वाले शेयर्स में टाटा इन्वेस्टमेंट 8%, जेनिकोस करीब 6%, नेटको फार्मा करीब 5.5%, एलगी इक्विपमेंट और पीजीएल में करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो आज भी बढ़े हुए बाजार में भी लूजिंग साइड पर हैं। तो उसमें देखो तो चेन्नई पेट्रो करीब 6% नीचे आ रहा है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक करीब 5.5% नीचे आ रहा है, ऑल कार्गो 4% नीचे आ रहा है, एमआरपीएल 3% है, इरिस लाइफ करीब 2.5% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। देखिए इस समय जो मार्केट में आज आपने एक चीज देखी कि चेन्नई पेट्रो टॉप लूजर है और एक लूजर है एमआरपीएल। बात करेंगे कि ये क्यों लूजर है। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर रुकने की बातें आ रही हैं और रुकने की उम्मीद इसलिए है कि अमेरिका ने एक ड्राफ्ट बनाया था, प्रपोजल बनाया था, जिसमें बहुत सारी शर्तें दोनों देशों के लिए बनाई गई, यूक्रेन के लिए भी और रशिया के लिए भी। वो कल प्रपोजल यूक्रेन ने तो स्वीकार कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। रूस के अभी प्रपोजल मानने का इंतजार है कि रूस इस प्रपोजल पर अपनी मोहर लगाता है या नहीं लगाता है। आबू धाबी में अमेरिका और रूस के आला अधिकारी मीटिंग भी करेंगे, वो मौजूद हैं ऑलरेडी। तो वहां पर बातचीत होगी और बातचीत में अगर रशिया भी हाँ कर देता है तो एक ये बहुत बड़ा कदम होगा। एक बड़ा वॉर जो कि चल रहा है दुनिया में, ये रुक जाएगा। मीटिंग में प्रपोजल की शर्तों को लेकर जो बातचीत होनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रशिया की साइड से रह सकती है, वो ये है कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया से वो हटाए जा सकते हैं, जिसकी उम्मीद में कि रशिया अगर मान जाता है और सैंक्शन हटते हैं तो क्रूड ऑयल में की जो मार्केट में गिरावट है वो और बढ़ी। कल रात ये खबर आई थी, उसके बाद अचानक से क्रूड ऑयल पर एकदम से नी जॉक रिएक्शन आया था और क्रूड ऑयल गिरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि रशिया की जो ऑयल सप्लाई है वो इंटरनेशनल मार्केट में सभी देशों के साथ हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि भारत और चाइना ही रशिया से क्रूड खरीद पा रहे हैं, बाकी देश एक तरह से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन कर रहे हैं, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज जहां पर कि वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से खरीदने के लिए मजबूर हैं। अब एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो क्यों गिरे, उसका मेन रीजन यही है कि एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो अभी तक तो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने का फायदा उठा रहे थे। अब अगर रशिया ये वॉर रुकता है और प्रतिबंध हटते हैं तो पूरी दुनिया के जो क्रूड ऑयल बायर हैं वो रशिया से बाय कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो फायदा इन दोनों कंपनीज को या अन्य कंपनीज को मिल रहा था वो शायद ना मिले। इसकी वजह से ये सारे शेयर्स पर आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। रचित भाई कैसे देख रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है अपनी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के लिए, ऑयल कंपनीज के लिए बाय करने की या सेल करने की, क्योंकि लेवल्स तो अभी भी ठीक ठाक ही हैं बहुत सारी ऑयल कंपनीज पर। देखिए बिल्कुल। और वेग सर, हम पहले भी बात किए थे कि ट्रम्प साहब जब से आए थे उन्होंने एक वो शगुफा भी छेड़ा था, ड्रिल बेबी ड्रिल। और क्रूड को वो नीचे लाने में बहुत ज्यादा अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के जो लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इसको देखें, अगर ये सिचुएशन पूरी गो थ्रू हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी ना कहीं ना कहीं देखा है कि यूएस साइड के जो स्टेटमेंट आते हैं
उन पे क्या हमें पूरी तरीके से रिलाय कर लेना चाहिए। चाहे ये ट्रेड डील हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, मैं एक ही चीज बोलूंगा अब, वो बोलते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकर बन जाते हैं, वो वाली सिचुएशन आ गई है। एक बार ये पूरा गो थ्रू हो जाए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस तो नहीं मैं आपको बोलूंगा हाथ के हाथ बना लें, एक बार गो थ्रू हो जाए, पूरी शांति से मामला निपट जाए, उसके पहले अगर आपको लग रहा है, आपको फोमो वाली फीलिंग हो रही है, तो स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाना आप जरूर चालू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर इसमें कोई भी डेंट आया ना, तो क्रूड में आपने जो एक मूवमेंट देखा है डाउनसाइड का, उसको वापस रिवर्स होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी जितनी बार ये डील फेल होती हुई या जितनी बार ये नेगोशिएशंस फेल होती हुई दिखी है ना, एक इनहेरेंट थ्रेट और डर जरूर बना हुआ है कि क्या पता किस पॉइंट पे कहाँ आके ये अटक जाए। और फिर ऐसे मार्केट में जब हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा सा एक डर बना रहता है। तो बहुत एग्रेसिव तो नहीं, बट हाँ, अगर आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन धीरे धीरे जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो स्कैटर्ड मैनर में पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी तेल कंपनियां हैं, उनमें दो तरह की चीजें दिख रही हैं। एक कि जो तेल खरीद कर रिफाइंड प्रोडक्ट बेच रही थी, और एक वो जो कि हमारे ऑयल यूजर्स भी थे, जो ऑयल के बाय बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट हो गया, फिलिप्स कार्बन ब्लैक हो गया, यूफ्लेक्स हो गया, बहुत सारी यूजर इंडस्ट्री है। रचित भाई, यूजर इंडस्ट्रीज में क्या करें? देखिए यूजर इंडस्ट्री में ना विवेक सर, हम देख भी रहे हैं कि आपको एक बेनिफिट तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि क्रूड वैसे करेक्ट करके अपने एक लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर ही रहा है। और जैसा कि हमने एशियन पेंट्स पे भी देखा था, हम पता नहीं क्यों मतलब लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके शो के माध्यम से भी और आपके चैनल पे भी लोअर लेवल पे भी हम एशियन पेंट्स पे यही बात कह रहे थे कि आपको बाइंग करनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके की पूरी सिचुएशन बनी, एशियन पेंट्स अभी भी अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ क्रूड अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर हायर साइड भी जाता है, तो बहुत ज्यादा कोई डैम्पनिंग इम्पैक्ट एशियन पेंट्स पे नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से पोजिशनड है अभी, और अपसाइड के लिए तैयार है, और मैं समझता हूँ आपको बहुत कंफर्टेबली 2980 2980 तक के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। इसमें और अपसाइड आपको बाकी अभी दिख सकता है। और वो कंपनीज जो क्रूड को एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि आप बता रहे एंड यूजर कंपनीज हैं, उनमें मुझे एज सच कोई थ्रेट नहीं दिखता। क्योंकि फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, हम ये जानते हैं कि अभी ग्लोबली सब लोग ना क्रूड को थोड़ा सा सप्रेस रखने में ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन ना हो जाए, या मान लीजिए इधर से हम चालू हो जाएं और चाइना और जापान का कुछ हो जाए, वो सब सिचुएशन अगर नहीं होती है, तो क्रूड में आपको इतना ज्यादा स्पाइक, कोई मिडिल ईस्ट में कुछ ना होता हुआ आपको दिखे, तब तक मुझे नहीं लगता क्रूड में कोई आपको बहुत ज्यादा दमखम दिखेगा अभी। तो क्रूड में दमखम दिखने के चांसेस कम है। यूजर इंडस्ट्रीज में एशियन पेंट पर लेवल बताया रचित जी ने। बाकी ऑयल कंपनीज पर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यू बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है जापान में ब्याज दर कब बढ़ेगी। देखिए, इन्फ्लेशन वहां पर डेटा ऑलरेडी आ ही चुका था कि 3% के पार पहुंच गया था अक्टूबर इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से वहां पर मार्केट में रिएक्शन भी आया था एक बार कि वहां का मार्केट गिर गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब वहां के बैंक ऑफ जापान ने संकेत दे दिए हैं कि नेक्स्ट मंथ की पॉलिसी में वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। रचित भाई, अगर इंटरेस्ट रेट जापान में बढ़ता है, तो ये इन कैरी ट्रेड और ये सारी प्रॉब्लम दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएंगी? नहीं विवेक सर, बिल्कुल होंगी। और आप देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जापान का रेट हाइक होना कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे ना, एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्बिंग हो जाएगा। क्योंकि इधर आप देखें, हम लोग सब रेट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हम लोग अगर रेट रिड्यूस करते हैं, तो उसके हिसाब से एक डिस्पैरिटी जो है वो आपको आती हुई दिखेगी। और अभी हम जो फंड फ्लो देख रहे थे, जो हम देखते थे कि जापान में नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल रेट्स थी, उसके कारण हम यहाँ से पैसा फेच करके अपने एक्सचेंज रेट को बैलेंस करते हुए और यूरोपियन मार्केट्स में, कुछ कुछ यूएस पॉकेट्स में, जहां भी ग्लोबली हम डेट मार्केट में थोड़ा सा भी एक स्टेबल एक्सपेक्ट करते थे रेट्स, वहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करते थे। और वो कहीं ना कहीं आप देखें कि
मेजॉरिटी जो था वो गवर्नमेंट फंडिंग्स और एसी सब जगह जा रहा था। अगर आपको ये जापानीज रेट हाइक होती हुई दिखती है और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता हुआ दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो जो फंड फ्लो है वो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ एक प्रेशर बनाता हुआ दिखेगा। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा एक बहुत बड़ा इनहेरेंट डर भी है, जिसके कारण से मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि मार्केट्स में हमें थोड़ा सा लाइट फुटेड बैठना चाहिए। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है, वेक सर आप भी समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे वेटरन जो दर्शक हैं वो भी समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका रिपल इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सारे मार्केट्स को एक बार डैम्पन करेगा। कहीं ना कहीं कुछ कुछ कंट्रीज में आपको हो सकता है जो ऑलरेडी बहुत ओवर लीवरेज चल रही है, वहां पे आपको डिफॉल्ट के भी अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखें। तो थोड़ा सा एक नजर बना के रखनी होगी। और अब उनकी सिचुएशन ऐसी होगी ना सर, उनका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि एजुकेशन मेडिकल एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। तो वो अब नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल रेट्स के साथ नहीं मैनेज कर सकते, उनको वो चीज करनी ही होगी। और ये अगर चीज आपको होती हुई दिखती है, रेट हाइक होता हुआ दिखता है, इसका इफेक्ट जरूर आपको पूरे सिस्टम में, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में जरूर देखने को मिलेगा। और आप देखें कि ये जब बातें इनिशिएट हुई थी उसके बाद ही आज जो हम एशियन मार्केट्स या सारे मार्केट्स में एक अपसाइड देख रहे हैं, लास्ट वीक हमने देखा था 4 to 10% तक के करेक्शंस आ गए थे अलग अलग मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपोजर। तो वो एक चीज जरूर हमें मद्देनजर रखनी होगी कि ऐसा ना हो कि बुल और बियर की फाइट और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए कि यहाँ से एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ रहा है और यहाँ से जापानीज अनाउंसमेंट आएगा, फिर हम बैठे रहेंगे और बोलेंगे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है। बट हाँ, आंखें खोल के और संभल के ही बैठे रहने का टाइम है। बिल्कुल। रचित भाई ये बताएं, मारुति, नैम इंडिया जैसे जो कंपनीज हैं, जो जापानीज कंपनीज हैं, अब चूंकि उनके देश में डिस्टरबेंस होगा, तो क्या वो फोकस इंडिया पर करेंगी और पैसा लगाएंगी? देखिए विवेक सर, मतलब ये बात तो लॉजिकल है। मतलब अगर हम देखें ना मारुति के लिए या सुजुकी, मारुति तो कितना ही इसमें पोर्शन है, सुजुकी के लिए इंडियन मार्केट हमेशा से एक बहुत ही अच्छा मार्केट रहा है। आप अगर देखेंगे ना, मतलब हम जितना सुजुकी को प्रेफर करते हैं, या जितने जापानीज ये कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स के हम एंड यूजर्स हैं, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है बाहर जाके आप देखेंगे। तो जरूर इंडिया फोकस इनका बढ़ना ही चाहिए। और इसके पीछे एक और बड़ा लॉजिकल पॉइंट ये भी बन जाता है कि आप देखें, वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर पॉपुलेशन। और हमारा जो आप कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जो बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए हम एक बहुत इजी टारगेट है, वी नो देयर प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली उनका इंडिया फोकस बढ़ना लाजमी है। और सर अगर ये रेट आप नहीं भी देखें ना, वैसे भी अगर देखें, इनका की एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंडिया रहा है। क्योंकि जिस मार्केट को टैप करने के लिए आज यूएस और हमारी जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, वो जो भी एग्री प्रोडक्ट या मिल्क को लेके नहीं हो पा रही है, दे वांट टू टैप इट, वी डोंट वांट टू ओपन। तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई उसी बात को लेके हो रही है कि हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास इतनी प्रेशियस चीज है जो हम इतना इजीली उसको खोल के नहीं देंगे। बट हाँ, जापानीज मार्केट्स और जापानीज कंपनीज इसको टैप करने में लगी हुई हैं, और डेफिनेटली एग्रेशन आगे उनका और बढ़ता हुआ ही आपको दिखेगा। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अब स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पर आते हैं। आज भारतीय एयरटेल में एक ब्लॉक डील हुई है जो कि करीब 3.5 करोड़ शेयर की है, और करीब 7400 करोड़ रुपए की ये डील मानी जा रही है। शेयर बिक्री माना जा रहा है कि करीब 2097 रुपए पर शेयर पर हुई है। तो ऑलमोस्ट ये मतलब डिस्काउंट पर है कल के, और इसीलिए आज अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो एकमात्र शेयर जो कि रेड मार्क में बना हुआ है वो है भारतीय एयरटेल। रचित भाई ये बताएं, प्रमोटर ने केवल ½ % हिस्सा बेचा अपना और 7,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। खैर सालों की मेहनत है इस लेवल पर आने के लिए कि ½ % हिस्सा भी आपका 7,000 करोड़ में बिकता है। लेकिन ये कोई कॉज ऑफ ए कंसर्न तो नहीं है कि एयरटेल में जब भी मार्केट ठीक होता है तो प्रमोटर हिस्सा बेचने आ जाते हैं? नहीं देखिए, बहुत बड़ा कोई कॉज ऑफ कंसर्न सर इसलिए मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं समझता, क्योंकि इनकी होल्डिंग मतलब बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है तो बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है। मतलब और आप देखिए, प्रमोटर ग्रुप के पास अभी भी अराउंड 50% स्टेक है। और मैं समझता हूं कि हमें ये भी इसमें एक चीज देखनी चाहिए,
मतलब दो चीजें हैं जो पैरामीटर की प्रमोटर अपना फंड अगर निकाल रहे हैं तो वो कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज आप देखें कि एफआईआई का आज भी जो भारतीय एयरटेल में पूरी एक सिचुएशन बनी हुई है, वो सिचुएशन बहुत अच्छी है। अराउंड 28% का स्टेक ये होल्ड कर रहे हैं, डीआईएस का भी 20% का कॉन्फिडेंस है। तो मेरे को ये छोटी डील कोई बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं लगती है। और ये तब भी लग रही होती है जब हम मान लेते हैं कि बिजनेस उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन आपको बनती हुई दिख रही है। एट द वेरी फेस ऑफ इट एयूएम ग्रोथ अच्छी है, प्रोडक्ट लाइनअप अच्छा है, नए नए लॉन्चेस ये लेकर आ रहे हैं, और टेलीकॉम सेक्टर में हम आगे भी फर्दर ग्रोथ देख रहे हैं। तो कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं लगता मेरे को। लोअर लेवल पे अगर आपको कहीं पोजीशन बनानी हो तो ऐसी ही ये जब डील्स होती हैं ये अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं कहूंगा कहीं भी आपको ये मार्केट करेक्शन में या किसी भी और कारण से लोअर लेवल पे दिखे और 2050 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी भारतीय में एक बुलिश स्टांस ही है। ठीक है, तो 2050 के आसपास अगर काउंटर दिखता है, आप इसमें प्लस पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर। सर, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एक समय की, अब इसका नाम एनसीसी ही रहता है, 2063 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के विस्तार से जुड़ा हुआ। सर, ऑर्डर मिलने की अब रफ्तार शुरू हो जाती है पोस्ट मॉनसून, और ये जो समय होता है ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि एग्जीक्यूशन पीरियड है, क्योंकि इस समय पर ज्यादातर कंपनियां अक्टूबर से लेकर मार्च तक, जून तक अपने सारे एग्जीक्यूशन बहुत तेज करती हैं। आपको क्या लगता है सर, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई मीन एनसीसी, इस कंपनी पर आपका व्यू? देखिए सर, कंपनी में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने एक अंडर परफॉर्मेंस ना इसमें बहुत टाइम से देखा है। और वो आप देखेंगे यूजुअली एक जो मंडेन पीरियड आता है ना उसमें ये अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता ही है। और ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ होना एक अपने आप में एक अच्छी बात है, और आगे फर्दर एग्जीक्यूशन जब होंगे तो आपको नंबर्स में वो आता हुआ दिखेगा। बट क्या ये बहुत जल्दी यहाँ से एक रिवर्स दिखा देगा? जिस तरीके से बीटन डाउन है, मैं कहूंगा कि नहीं, आपको बहुत जल्दी तो ये आपको एक रिएक्शन नहीं इस न्यूज पे देखने को मिलेगा। 176 पे चल रहा है, आपको एक मूवमेंट 190 तक तो दे सकता है, बट वहां पे इसके लिए आती है मेन प्रॉब्लम। 192 के ऊपर जब तक ये मेंटेन नहीं करता तब तक ये बार बार आपको करेक्टिव फेज में वापस आता हुआ दिख सकता है। न्यूज इज गुड, और ट्रेंड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म बेट देख रहे हैं तो 192 194 लेवल्स कुछ भी आए इसमें आप एक बार अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। मैं बहुत एग्रेसिवली आपको इसमें पोजीशन बनाने के लिए अभी नहीं सजेस्ट करूंगा। इसमें कब हमको पोजीशन बनानी है, 192 94 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दे, सस्टेन कर ले, उसके बाद आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा जो बहुत कंफर्टेबली इसको 224 लेवल्स तक और उसके बाद 244 लेवल्स तक ले जाने का दमखम रखेगा। हम्म। रचित भाई, एक हमारे दर्शक हैं, PHB 121 के नाम से हैं, ये बोल रहे हैं कि सर, ग्रेट फैन ऑफ मित्तल सर एंड रचित सर, आप दोनों का व्यू चाहिए रूट मोबाइल पर। इनके पास 1600 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना नाम भी लिखें सर। PHB 121 के नाम से आईडी है, तो नाम पता नहीं चल रहा है इसमें। लेकिन रूट मोबाइल, मैं व्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं आई एम नॉट रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन ऑन एनी शेयर। रचित भाई बताएं, रूट मोबाइल 1600 रुपए का। देखिए आप सर रजिस्टर्ड नहीं है, बट इसका मतलब ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एक व्यू पॉइंट नहीं देने के लिए रजिस्टर्ड है, मगर इसका मतलब ये हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। पता तो डेफिनेटली सर आपको, आई एम प्रीटी श्योर मेरे से ज्यादा ही होगा, जिस तरीके से आप पूरा न्यूज और डेटा को मंचिंग करते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको जरूर मेरे से ज्यादा ही पता होगा इसके बारे में। अब रूट मोबाइल को अगर हम देख लें सर, जिस तरीके से पोजिशनड है, थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस अभी आपको चलता हुआ ही दिख रहा है। वैसे अगर आप देखें कंपनी डेट फ्री है, डिविडेंड पेमेंट भी अच्छा है, और पी भी 14 के आसपास ही चलता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से करेक्ट करता हुआ गया है। अब इसमें है क्या, इसमें देखिए अभी कोई एक ट्रेंड रिवर्सल क्या बनता हुआ दिख सकता है, नहीं। एट द वेरी फेस ऑफ इट इसकी डाउनसाइड स्टोरी जो है वो और आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। और हो सकता है आपको ये आने वाले समय में 624 तक के लेवल्स भी एक बार दिखा दे। इसको रिवर्सल कब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ये कंटिन्यूअसली टूटता हुआ जा रहा है। तो एक जैसे हम निफ्टी के लिए आपको बोल रहे हैं कि 26,120, वैसे ही इसके लिए एक पॉइंट निकल के आता है
कभी भी आपको ये 726 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक मोमेंटम नहीं आपको आता हुआ दिखेगा। और 726 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ये आपको 960 तक के भी मूवमेंट बहुत जल्दी करता हुआ दिखा सकता है। मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आपको ये अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दिखा देगा। आपको उतना सा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। कंपनी में इनहेरिट कोई प्रॉब्लम अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं नजर आ रही है, बट टेक्निकल ग्राउंड्स पे थोड़ा सा डाउनसाइड अभी इसमें और बाकी है। हम्म। सर, इस कंपनी की जो मतलब मुझे जो समझ आया वो प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी में जो प्रमोटर चेंज हुए थे, उसकी वजह से देखिए जो इनिशियल प्रमोटर थे, देखिए जो कंपनी बनाता है ना, उसको एक एक चीज पता होती है। जो खरीदता है ना, वो स्ट्रैटेजिक वैल्यू उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखता है। इसको एक बेल्जियम की कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, प्रॉक्सिमस के नाम से एक ग्रुप है जिसने कि इसको खरीदा था। 57% के आसपास का स्टेक था, 6,000 करोड़ रुपए में। उसके बाद से इस कंपनी का उतना ज्यादा रन अच्छा दिखा नहीं, और यही वजह है। देखिए थोड़ा वक्त लगता है। आपको याद होगा रेनबैक्सी को जब दाइची सैनक्यो ने खरीदा था, उस समय मैं उस डील में वहीं था जहां दाइची के चेयरमैन आए हुए थे, और उस समय रेनबैक्सी के जो चेयरमैन थे। तो मेरा सवाल उनसे यही था, तो उन्होंने यही बोला था सर, जो रेनबैक्सी के उस समय के प्रमोटर थे, कि भाई हम रेनबैक्सी से अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन फाइनली उनको अलग कर ही दिया गया दाइची ने, और दाइची भी नहीं चला पाई थी रेनबैक्सी को। फिर उन्होंने सन फार्मा को बेचा। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, और सर्विस बेस में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैन्युफैक्चरिंग बेस में तो फिर भी आपके पास प्लांट है, आप एक मैनेजर नियुक्त करो, वो चलाता रहेगा, या मैनेजर भी पुराने वाले से काम चला सकते हो। सर्विस बेस में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यही प्रॉब्लम थोड़ी सी रूट मोबाइल भी मुझे लग रहा फेस कर रहा है सर। बिल्कुल सर, और इसका एक क्लियर केस अभी हमने देखा था रिसेंट टाइम्स में, वीआईपी में भी एक जो एक अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला था। जैसे ही जो उनके फाउंडर थे उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं नंबर्स में भी आपको एक डेंट देखने को मिला था। तो ये आपकी बात सही है, बट मैं समझता हूँ सर कि जिस तरीके से ये पोजीशनड है, एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर वर्किंग धीरे धीरे ठीक से वापस चालू हो गई तो फिर आपको इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इसीलिए सर वो लेवल भी निकल के आ रहा है कि जब तक 726 नहीं क्रॉस करेगा, और 726 क्रॉस ही तब करेगा जब आपको इसकी वर्किंग में इंप्रूवमेंट और मार्केट में एक वापस इसमें कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखेगा। टिल दैट टाइम अंडर परफॉर्मेंस ही है जो इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर। एक अंडर परफॉर्मेंस वारी एनर्जीज में भी दिखा जब से इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन अब कंपनी की तरफ से ये आया है कि भाई वो जांच, इनकम टैक्स वाले वापस चले गए हैं। जो उनको देखना था देख लिया उन्होंने, जांच पड़ताल कर ली है। अब रिपोर्ट आएगी इनकम टैक्स वालों की, वो अलग है। लेकिन कंपनी के अनुसार कंपनी के प्लांट और कोई भी कामकाज पर असर नहीं पड़ा है। सर जांच रिपोर्ट का इंतजार करें कि इनकम टैक्स वाले कुछ बोलेंगे किसी भी दिन, अचानक से कोई नोटिफिकेशन डाल देंगे, या ये मान के चले कि कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा तो दोबारा से वो लेवल्स आ जाएंगे। सर आजकल ना एक और चीज देखने को मिल रही है, मतलब आप देखिए, चाहे हमारे टैक्स ऑडिट हो, चाहे सेबी के ऑडिट्स हो, सारी चीजें हो, वो ना फाइंडिंग सारी लेके चले जाते हैं और फिर आगे भी सबमिट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद आते हैं भाई साहब ये प्रॉब्लम है, अब आप देख लो क्या करना है। तो आपने ये जो बात बोली ना, ये बहुत इन लाइन है कि अभी तो वो हाँ हाँ जी जी सब कुछ ठीक है, मतलब आप जस्ट ट्राइंग एंड मेकिंग एन अंडरस्टैंड ऑन लाइटर नोट कि आपकी कॉफी भी पियेंगे, बिस्किट भी खाएंगे, थैंक यू बोल के चले जाएंगे। बाद में उनकी तरफ से शगुफा आ सकता है। तो इस बात को सर जो आप बोल रहे हैं इसको हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। और जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक बिल्कुल एग्रेसिव स्टैंस में हमें नहीं इसमें रहना चाहिए। और उसका थोड़ा सा समय अपना व्यतीत कर ले, चीजें आ जाएं, उसके बाद ही हम समझते हैं कि आपको इसमें एक अपमूव भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है, ये एक आपको थोड़ा ठीक होता हुआ दिख रहा है, बट एक कोई ब्रेकआउट वाला मूवमेंट देखने दिख रहा है। तो कोई रश करने वाली बात नहीं है, अभी वेट कर सकते हैं, और फिर आराम से आप इसमें कभी भी जब क्लैरिटी आ जाए तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सब पटेल इंजीनियरिंग 28 नवंबर को बोर्ड बैठक होने जा रही है। 500 करोड़ रुपए राइट्स इश्यू के जरिए जुटाने वाले हैं। मार्केट कैप कंपनी की करीब 2700 करोड़ रुपए है। प्रमोटर्स का हिस्सा 36% है कंपनी में ऑलमोस्ट। राइट इश्यू से जनरली शेयर गिर जाते हैं, और ये काउंटर के साथ प्रॉब्लम ये रही कि राइट इश्यू आने से पहले ही गिर गया है। 40-42 रुपए का शेयर जो अभी 1-2 महीने पहले चल रहा था, 32 रुपए तक आ गया। आज तो फिर भी थोड़ा ऊपर है, कर लो 31 रुपए की रेंज में था।
अभी क्या करें सर, राइट इशू में डाइल्यूशन तो ठीक ठाक होगा क्योंकि मार्केट कैप तो ज्यादा है नहीं, 2700 करोड़ रुपए पे 500 करोड़ रुपए का राइट इशू आ रहा है। लेकिन अगर प्रमोटर अपना हिस्सा राइट इशू में लेते हैं और बढ़ाते हैं, राइट इशू का एक बड़ा पोर्शन अगर वो सब्सक्राइब करते हैं, तो शायद उनका हिस्सा भी कंपनी में बढ़ जाएगा। क्या लगता है सर, हिस्सा बढ़ने की साइड पर जाए या डाइल्यूशन की वजह से काउंटर से दूर रहें? देखिए सर, अगर आप वैसे देखेंगे ना तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आई एम प्रीटी श्योर आपने तो ये चीज देख ही ली होगी सर, बुक वैल्यू। वैसे भी आप देखें कि जिस तरीके के बिजनेस में है, एट टाइम्स बुक वैल्यू थोड़ी सी हायर साइड ही होती है, बट 32 रुपए का शेयर का भाव और 46 रुपए की बुक वैल्यू है। जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, अब ये बात जरूर है सर कि प्रोबेबिलिटी है इन लेवल्स पे प्रमोटर्स ही अपना स्टेक अगर हाइक करते हुए दिखेंगे तो आपको एक अपमूव ही आता हुआ दिखेगा। और अगर आप समझें इस चीज को और देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन है, तो प्रमोटर्स अपना स्टेक जरूर हाई कर सकते हैं। मगर इसमें सर एक और चीज है, कहीं ना कहीं प्रमोटर्स के पास क्या उतनी लिक्विडिटी भी है, वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसके पीछे ये देखें कि प्रमोटर्स के पास जो शेयर है वो ऑलरेडी प्लेज्ड भी हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी जरूर बन सकती है, बट कहीं अगर वो कैश क्रंच में होते हैं तो उनकी तरफ से आपको एक लिक्विडिटी का एनहांसमेंट, सॉरी, उनकी होल्डिंग का एनहांसमेंट होता हुआ मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा। तो वो वाली बात है ना कि बिल्कुल मिडिल ऑफ फिट योर स्टैंडिंग, ये राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। और जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो इट्स बेटर दैट वी शुड स्टे अवे एंड वॉच फॉर सम टाइम। वर्किंग इंप्रूव हो, नंबर्स इंप्रूव हो, प्रमोटर होल्डिंग की क्लैरिटी आए, कहीं ना कहीं प्लेज आपको खत्म होता हुआ दिखे, तो डेफिनेटली आप इसमें ध्यान दें। अदरवाइज नहीं, अभी प्रॉब्लम में है, रहने दीजिए। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम में है, रहने देते हैं। सर ज्यादा पहले क्लैरिटी आने देते हैं कि राइट इशू का प्राइस क्या है, या प्रमोटर उसमें टेंडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दबाजी कुछ नहीं करते। क्योंकि काफी सारे सवाल आते हैं सर, 36 रुपए का 32 रुपए का शेयर रह गया और छोटा शेयर था, हो गया 7.5 का पी मल्टीपल, मतलब लोगों को वैल्यू बाय भी दिखता है। 46 रुपए की आपने बताया कि बुक वैल्यू है, तो लोगों को ये भी दिखता है कि बुक वैल्यू भी अच्छी है, तो शेयर क्यों नहीं आ रहा ऊपर। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन सब कंफर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर वर्किंग में राइट इशू क्यों आ गया बीच में अचानक से, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा सर 2027 तक 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है, 1000 पॉइंट्स बनाएगी ईवी चार्ज करने के लिए। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत बड़ा वेंचर नहीं माना जाएगा, लेकिन एमएनएम पर ओवरऑल आपका आउटलुक इस खबर को सोचते हुए भी? सर देखिए, महिंद्रा वैसे अच्छा लग रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि महिंद्रा इन महिंद्रा में स्ट्रेंथ है। बट एक एक प्रॉब्लम सर, एक प्रॉब्लम अब जो मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिख रही है ना, जिस तरीके से, और सर ये मैं कंटिन्यूसली, हम लोग बहुत बार बात की है, आपके चैनल के माध्यम से भी किए हैं और वैसे भी किए हैं। मेरे को अब एक प्रॉब्लम जो दिख रही है वो टाटा की तरफ से दिख रही है महिंद्रा के लिए। सर दे हैव बीन द रूलर्स ऑफ एसयूवी सेगमेंट। और मेरे को बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशंस थी टाटा की सियारा से। जिस तरीके से वो लॉन्च हुई है, डायरेक्ट हिट आप देखिए, वो मल्टीपल लेयर्स पे करने वाली है। वो आपको क्रेटा को भी करेगी, उसका जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट अभी लॉन्च होने की बात हो रही है, वो आपके थार के बायर्स को भी थोड़ा सा विचलित कर सकता है, आपके स्कॉर्पियो एन के बायर्स को भी कर सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को ना अब थोड़ा सा वापस से सीरियस होना पड़ेगा। बहुत टाइम से ना वो दो तीन इंजन के साथ ही ट्वीक अप ट्वीक डाउन करके चला रहे थे। नाउ टाटा हैज बिकम एग्रेसिव। और इस चीज को हम बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। और आपने देखा भी होगा सर, अभी जो नंबर्स आए थे टाटा मोटर्स की सेल फिगर्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखे थे। एंड विद दिस न्यू सियारा एंड न्यू थ्री इंजन्स दैट दे हैव कम अप विद, टाटा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनके इंजन्स अभी बहुत ज्यादा नहीं थे। इन्होंने दो नए पेट्रोल इंजन, एक तरीके से दो कैटेगरी में आपको बोलूंगा, एक नेचुरली एस्पिरेटेड, एक टर्बो। और ये सर अब सारे इनके लाइनअप्स में आपको आता हुआ दिखेगा। तो जो XUV 700 है वो आपकी सफारी से कॉम्पीट करेगी और वो सब, तो कहीं ना कहीं अब डेंट इनमें आपको जरूर देखने को मिल सकता है। वही बस मेरे को एक थोड़ा सा मूड डैम्पनर लग रहा है। बट ओवरऑल ग्रोथ इनकी ठीक है। बट अब आप देखें जिस तरीके से हम अब सियारा के सेल फिगर्स देखेंगे और हमें क्लैरिटी आएगी, चैनल चेक टाइप ऑफ सिचुएशन होती हुई दिखेगी।
इस लेवल पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं खरीदने के लिए अब आपको राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आप बने हुए हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कहीं भी 3760 लेवल्स 3780 लेवल्स के पास आता है, अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। क्योंकि अगर सियारा और इन पेट्रोल इंजन्स ने टफ कंपटीशन दिया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को थोड़ा सा टाइम का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और ये वापस से ड्रैग डाउन हो सकते हैं कहीं भी 3380 से 3450 के लेवल्स तक। थोड़ा सा आप कॉशियस अप्रोच रहिएगा। ये जो एक अंडरडॉग प्ले करता हुआ टाटा मोटर्स एकदम से आगे आया है ना, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है। अब रचित जी और हमारे मित्र प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं, पीएचडी कैपिटल के हेड हैं। रचित भाई गुड मॉर्निंग। प्रदीप सर गुड मॉर्निंग माफ होगा, कीजिएगा, रचित सर प्रदीप नहीं। जी गुड मॉर्निंग। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। सर ये ना बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, मैं हर जगह पे जा रहा हूँ, रचित सर अभी इतना फेमस हो चुका है कि लोग मुझे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि रचित सर गुड मॉर्निंग। और रचित सर के शो में बोल रहे हैं रचित सर को, सर प्रदीप हल्दर गुड मॉर्निंग। बाय द वे गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू एंड सारे व्यूअर्स को सर। प्रदीप भाई ये बताएं कि रचित जी आपकी शादी के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। अब कोई अपडेट देना चाहेंगे, ये शादी वाला मामला कोई कहाँ तक आगे सर बढ़ा? और रचित जी दूर दूर आप कुछ तक। अपडेट देना चाहेंगे? आप तो परम मित्र हैं, मतलब मिलते जुलते रहते हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं? मेरी सर बातों का तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मतलब आजकल ये इतना आपने तो अभी क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे थे इसलिए आपके मुंह से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, विच इज कंप्लीटली फाइन। सर कॉल्स मिक्स हो जाती है हमारी, आप मानेंगे? मतलब प्रदीप भाई कोई कॉल देकर आए हैं, वो मेरे नाम पे चढ़ जाती है। मैं कोई कॉल देकर आया हूँ प्रदीप भाई के नाम, और मैंने देखा है ये पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाई, मतलब हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, बट होता है सर। शादी का सर मामला ये है, अभी ना मेरे को बैक एंड से थोड़ी सी थ्रेट मिल चुकी है कि तुम ना थोड़ा शांति से बैठे रहा करो, ये लाइव चैनल पे आके ना इतनी मेरी शादी शादी की बातें मत किया करो। तो मैंने कहा ठीक है, फोन पे ही हम बात कर लेंगे। सर शादी होगी, जल्दी होगी, और अभी मैं ना डिप्लोमेटिकली आंसर करूंगा जैसे प्रदीप भाई करते हैं कि हाँ 1-2 साल में हो जाएगी। मुझे 1-2 साल का टाइमलाइन तो नहीं लग रहा सर, मैं समझ रहा हूँ 2026 वो टाइम होगा जिसके लिए हमें ना कपड़े वपड़े थोड़े सिलवा लेने चाहिए होंगे, और थोड़ा सा सूट बूट के साथ तैयारी करनी होगी कलकत्ता साइड जाने की। नहीं सर, दूर दूर प्रदीप तक भाई ये सर ऐसा बताएं, ये मतलब ऐसा सूट सर अभी हम सिलवा लें या मतलब अगले साल सिलवाना? और दूसरी चीज, सर मुझे कलकत्ता के वेदर का मालूम नहीं है कि गर्मी वाला सिलवाना है या थोड़ा सा मतलब वुलन में रखना है। नहीं नहीं, वुलन सर तो सर देखिए। बिल्कुल ही नहीं रखना है, वुलन बिल्कुल ही नहीं रखना है। कैलकाटा का वेदर बिल्कुल कैलकाटा के लोगों की तरह है सर, हमेशा अच्छा रहता है, हसीन रहता है। बस पीक गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कैलकाटा की सर्दी सर गुलाबी। और आप तो सर एनसीआर के हैं, आप तो कैलकाटा की पीक सर्दी जब दिसंबर में भी चले जाएंगे ना, और जब प्रदीप भाई की शादी हो रही होगी और डांस करेंगे बारात में, तो आप बोलेंगे भाई ये कोट भी मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो अपने को वुलन वुलन तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एनसीआर के आदमी है सर, कोई टेंशन नहीं है। आप तो नॉर्मली कोट सिलवाइएगा और उस टाइम करिएगा सर, अभी नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है ना, अब हम लोग जिस एज ग्रुप में पहुंच गए हैं ना, साइज हमारे कई कबार कमती बढ़ती होते रहते हैं, तो एग्जैक्ट फिट के लिए ना उसी टाइम सिलवाएंगे। प्रदीप भाई कुछ बोलना चाहते हैं? आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था, अभी मैं बोलने का कुछ हालात में हूं नहीं, लेकिन वही है टाइमलाइन सर, मुझे लगता है कि 26 में नहीं होगा, 28 तक हो जाएगा। और भी थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब 1 साल में नहीं होगा, 2-3 साल चाहिए होगा, क्योंकि मार्केट का जो शेड्यूल मेरा बन के अभी रखा है, तो मैं तो फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, रचित जी भी मुझे फ्री नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कोलकाता भी आ रहा है, नहीं मिल के चले जा रहा है। तो देखिए, मैं अभी राजस्थान जा रहा हूँ, बीच में राजस्थान खाटू श्याम जी दर्शन के लिए गया था, अब रात को 3 बजे गया था, तो उस टाइम पे मैं रचित जी को क्या फोन करूं रात को 3 बजे? मुझे पता है कि फैमिली पर्सन है, रात को 3 बजे फोन करूंगा, क्या पता भाभी जी फोन उठा के बोलेंगे अरे कौन है रात को 3 बजे तुमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके चक्कर में हमने भी कुछ फोन फोन नहीं करके चला है, तो वही है सर, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन जब होगा ऑब्वियसली अनाउंसमेंट मैं डेफिनेटली करूंगा, सबको इन्वाइट करूंगा, बताएंगे डेफिनेटली। चलिए, सर इंतजार एक रहेगा एक सर। बस जाते जाते मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, ये रात को 3 बजे खाटू श्याम जी के दर्शन करने कौन निकलता है, ये बताइए। अरे सर मैं गया था दिल्ली, तो वहाँ पे कुछ दोस्तों का फोन आ गया, तो तुरंत मैं वहां से आ गया राजस्थान। तो राजस्थान आने के बाद आपका याद आ रहा था, लेकिन रात को 3 बजे थे, तो टाइम देखने के बाद वो परमिशन नहीं मिला कि मुझे मैं आपको कॉल करूँ, तो इसीलिए तुरंत फिर से दर्शन लेने के बाद ही मैं लौट आया था।
देखिए रचित भाई, इंटरनल बात यह है कि जब भगवान अकेले में होते हैं, थोड़ा शांत माहौल होता है, तो उस समय अर्जी शायद जल्दी सुन लेते होंगे, इसलिए गए होंगे। भाई 2028 की टाइमलाइन इन्हें शायद देनी पड़ रही है, लेकिन ये चाह तो 2026 में ही रहे होंगे ना। एग्जैक्टली exactly। और भगवान इनको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे सर? आप एक सिंपल सी बात है ना, भगवान को हाथ जोड़ के 3 कॉल लिखकर आ जाएंगे, भगवान बोलेंगे तथास्तु, और फिर अपने पंडितों को बोलेंगे भैया यहाँ इन्वेस्ट कर दो, प्रदीप भाई की कॉल है, चलेगी जरूर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए कुछ अब स्टॉक मार्केट की बातों पर भी लौटते हैं। एक आज एचडीएफसी एएमसी, इसमें 1:1 का बोनस आया था, एक्स डेट हुई है। रचित भाई जरा देख के बताना कि क्या सिचुएशन है इस शेयर की और अब क्या करना चाहिए। सर देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वैसे अट्रैक्टिव ही लग रही हैं जिस तरीके से पोजीशनड हैं। और अभी आपको इसमें आज ये एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा है। मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको अभी प्ले कर लेने दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है मेरे को। बस एक ही सर थोड़ा सा थ्रेट जो लग रहा है ना, जो मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूं, कि इफ देर इज अ करेक्शन इन द मार्केट और वहां से हम अगर कोई लंबे करेक्शन में चले गए, तो अभी बिल्कुल ब्रिम पे हैं। जिस तरीके से एसआईपीज और आप देख रहे होंगे लमसम इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, बट दैट विल नॉट डेटर मच। इन लेवल्स पे भी एचडीएफसी एएमसी के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा आपको कूल ऑफ करता हुआ दिखे। अभी यहाँ पे जंप द गन वाली सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा कूल ऑफ करे और कहीं भी 2560 से 2600 के लेवल पे दिखता है, एक अट्रैक्टिव पोजीशनिंग बनती है। और शॉर्ट टर्म में ही वापस आपको 2750 से अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो वापस 2900 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। हम्म। एक शेयर प्रदीप भाई देखना, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का, इसको इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है 835 करोड़ रुपए का, और एक क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट आता है वो भी करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए ही आता है। मतलब कि इन्होंने जो टैक्स तो जमा कर दिया पहले ही, ये असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आएगा। अब ऐसे में 835 करोड़ रुपए मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होती है। एक क्वार्टर का प्रॉफिट आपको इनकम टैक्स वाले दे देंगे। शेयर चला है आज थोड़ा सा, क्या करें, चार्ट कैसा दिख रहा है। देखिए, जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। अभी भी एक बार आपको 48 49 के आसपास एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम देखेंगे इस सिमिलर स्पेस से एक मोमेंटम आ रहा है। लेकिन पर्टिकुलर इस न्यूज़ के लिए आपको बाय नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आज भी 40.30 के आसपास एक टॉप बना के नीचे ही आया है। ऑलमोस्ट 39.60 के आसपास ही प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप बने रहिए। 47 48 तक आ सकता है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का सलाह इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अभी तो नहीं रहेगा। ठीक है। रचित भाई, ये सवाल मैंने आप ही के लिए सोच रखा था, इसलिए जो हमारी बात हुई थी मैंने अभी तक आपको वो नहीं किया, कहा कि 11:05 तक का हमने आज टाइम लिया था आपसे। यूनाइटेड ब्रेवरीज, इस कंपनी ने दिल्ली में नई प्रीमियम बियर लॉन्च की है और हेनकेन सिल्वर ब्रांड के नाम से लॉन्च की है। प्राइस रेंज 155 से 305 है। ये कितना इंपॉर्टेंट है ब्रांड, मतलब आप तो काफी क्लोजली देखते हैं और मतलब काफी इन शेयर्स को काफी अच्छे से वैल्यू करते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट ब्रांड होगा, ये लॉन्च कितनी इंपॉर्टेंट होगी और प्राइस रेंज ठीक है क्या। सर देखिए, प्राइस रेंज तो बहुत ज्यादा इन लाइन ही है। मतलब आप अगर इसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, इन लाइन ही है। बट सर एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली ये एक इंट्रोडक्शन का जो टाइम है ना, वो टाइमलाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप देखें कि प्रीमियम बियर आपने लॉन्च करी है विंटर सीजन में, हम ऑलरेडी हैं वेरिन जो कंजम्पशन होता है वो थोड़ा सा लोअर एंड पे रहता है। मतलब पीपल यस डू कंज्यूम, बट इन विंटर्स दे यूजुअली कंज्यूम अदर हार्ड लिकर्स लाइक रम एंड विस्की। तो आपका जो थोड़ा सा एक वो है ना, थोड़ा सा लोअर एंड पे ही रहने वाला है। तो ये एक लॉन्च है, बट इस लॉन्च से क्या स्टॉक में आपको कोई एक चेंज देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता। और मैं समझता हूं आपको अभी इसमें थोड़ा सा समय देना ही होगा। अभी इसका अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। इसमें आपको परफॉर्मेंस आता हुआ ही दिखेगा जब ये बहुत कंफर्टेबली सस्टेन करने लग जाए 1850 के ऊपर। जब तक नहीं करता है ये एक लॉन्चेस है जो आपको एक प्रोडक्ट लाइनअप तो इंक्रीज करते हुए दिखा देंगे, बट नंबर्स में अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे समर्स आएंगे देन यू विल सी द डिमांड पिक अप। तो टाइमलाइन को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, बट यस वैसे अभी स्टॉक में कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए सर।
ठीक है, तो स्टॉक में रिएक्शन नहीं आना चाहिए, और यूनाइटेड ब्रीवरीज के, क्योंकि सर्दियों में लॉन्च किया वो भी बियर, तो वो थोड़ा सा रचित जी ज्यादा इन चीजों को समझते हैं ध्यान से। और प्राइस तो ठीक है ना रचित भाई, 155 से 305 सर चल ये जाएगा एक्चुअली प्राइस? 155 से 305 का जो एक होगा ना, ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अलग अलग साइजेस में इसको दिया होगा, लाइक पॉइंट हो सकता है, कैन हो सकता है, और इसमें भी वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइनअप का तो इतना मैं भी एक बार चैनल चेक नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ सर, प्राइस रीजनेबल है, प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि अगर दूसरी ब्रांड्स में भी देखेंगे ना, इनकी ही जो और सब ब्रांड्स भी हैं, वो भी इसी 10-20 ऊपर नीचे पे ही आती हैं। और ये एक पर्टिकुलर एंटिटी ऐसी है, मतलब अगर आप बियर मार्केट को देखेंगे तो इतना 10-20 रुपए के ऊपर नीचे से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्राइस इन लाइन है, और प्रीमियर आपने चीज लॉन्च करी है तो डेफिनेटली रीजनेबली ही प्राइस्ड है। ठीक है, ठीक है रचित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। सर डिस्क्लेमर दे दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, सॉरी, डिस्क्लेमर हाँ। दे दीजिए। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरे फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और उसके साथ साथ सर, 2028 की बातें हो रही हैं, 26 की एंड तक मैं समझता हूं इनके जो मार्केट का ग्राफ है वो अलग डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। तो तैयारी करके रखिएगा, मैं अपनी तरफ से तैयारी कर रहा हूं इनको समझाने बुझाने में। बाकी अपन देखते हैं 26 तक क्या सिचुएशन बनती है। बिल्कुल, देखिए दुआ कबूल होगी इनकी, और जब 3-3 बजे आदमी दर्शनों के लिए जा नहीं रहा नहीं है सर, तो दुआ सब इनकी नहीं, दुआ बिल्कुल। हमारी कबूल होनी चाहिए। ये सुनने में ना ऐसा लगता है कि क्योंकि ये फ्री है ना, इसीलिए 3-3 बजे घूमने बाहर निकल सकते हैं। तो इनका जो बाहर निकलने का है ना, थोड़ा सा उस पर अगर बंदिश लगानी है ना, तो हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा, वरना ये 3-4 बजे ऐसे ही घूमते हुए दिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस बार तो कॉल नहीं किया, किसी दिन गलती से कॉल कर दिया तो रचित भाई भी फिर सोचेंगे यार इनकी शादी जल्दी कराओ, वरना ये 3 बजे कॉल आते रहेंगे। चलिए ठीक है रचित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक अपना यू। कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। एक शेयर प्रदीप भाई, ये देखिए, एलकी इक्विपमेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसके 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, करीब 20.5 लाख शेयर 483 के भाव पर। आज इस काउंटर पर 4% का मूव है। कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? सर ओवरऑल मंथली चार्ट पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मंथली चार्ट में भी एक सस्टेनेबल ट्रेंड के साथ ही ट्रेड हो रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो 445 के आसपास एक सपोर्ट था, वैसे एग्जैक्टली सपोर्ट भी लिया है। तभी 498 के आसपास का प्राइस है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, आपको एक बार एग्जिट करना है 567 570 के आसपास, तो पोजीशन कंटिन्यू रखे जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 472।